आज हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग केस स्टडी डिस्कस करेंगे और बहुत पॉपुलर केस स्टडी है, दैट इज व्हाट टाटा वर्सेस मिस्त्री। ये केस का नाम आई होप हर बच्चे ने सुना है और किसी ना किसी वे में इसका नाम जरूर सुनने में आया। पर हाँ, अंदर की स्टोरी क्या थी, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, माइट भी उसके बहुत सारे फैक्ट्स नहीं पता हो। तो आज हम लोग टाटा वर्सेस मिस्त्री केस में क्या क्या हुआ, क्या क्या हैपनिंग्स, क्या क्या मिस हैपनिंग, क्या एक दूसरे पे एलिगेशंस लगाए गए थे, उन सब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल इस केस को अंडरस्टैंड करने से पहले हमें कुछ बेसिक बातें पता होनी चाहिए टाटा के बारे में कि टाटा सन्स जो है वो किस टाइप की कंपनी है और किस तरह से यहाँ पे वर्किंग किया जाता है। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल टाटा की अगर हम बात करें तो जो टाटा ग्रुप है वो 1868 में फॉर्म किया गया था। अप्रॉक्सीमेटली 160 ईयर्स हो गए हैं। बाय जमशेदजी टाटा जो थे उन्होंने टाटा ग्रुप को फॉर्म किया था। अब यहाँ पे सबसे पहले एक कंपनी बनाई गई थी और वो कंपनी थी टाटा सन्स, और अभी फिलहाल इस कंपनी का स्टेटस प्राइवेट लिमिटेड है। इट्स अ प्राइवेट कंपनी, इट्स अ प्राइवेट कंपनी। पहले इट वाज पब्लिक कंपनी बट बाद में इसको कन्वर्ट कर दिया गया। इस पूरे केस के अंदर ही, इस प्रोसेस में ही हम कन्वर्जन भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे टाटा सन्स इज अ प्राइवेट कंपनी और ये जो कंपनी है, दिस कंपनी इज होल्डिंग एंड प्रमोटर ऑफ वेरियस टाटा कंपनीज। तो जो हम बहुत सारी टाटा कंपनीज के नाम सुनते हैं उन सब की ये प्रमोटर एंड होल्डिंग कंपनी है। फॉर एग्जाम्पल आपने नाम सुना होगा TCS का, टाटा मोटर्स का, टाटा केमिकल्स, एयर एशिया, टाटा पावर, टाटा कैपिटल। मतलब काउंटिंग मैं यहाँ पे लिख नहीं सकती, 100 से ज़्यादा कंपनीज हो जाएंगी। तो इतनी सारी कंपनीज जो हैं उसकी होल्डिंग टाटा सन्स के पास है। टाटा सन्स एज अ प्राइवेट कंपनी नाउ, और इस टाटा सन्स के पास इतनी सारी जो कंपनीज हैं उन कंपनीज की होल्डिंग है। होल्डिंग और प्रमोटरशिप जो है वो किसके पास है? टाटा सन्स के पास है। अच्छा, टाटा सन्स में कौन लोग हैं? तो टाटा सन्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे टाटा सन्स में जो स्टेक होल्ड कर रखा है, मेजॉरिटी ओनरशिप जो है 66%, अप्रॉक्सीमेटली 66% जो स्टेक है वो होल्ड कर रखा है टाटा के जो वेरियस ट्रस्ट हैं। वेरियस ट्रस्ट जो है उन्होंने होल्ड कर रखा है। तो यहाँ पे जो टाटा सन्स है उसने बहुत सारी कंपनीज को प्रमोट किया, बहुत सारी कंपनीज की होल्डिंग एक्वायर कर रखी है, एंड उस टाटा सन्स में मेजॉरिटी होल्डिंग किसकी है? वेरियस ट्रस्ट की होल्डिंग है। और इसमें जो मेजर जो हमारे ट्रस्ट है उनमें सर दोरबजी टाटा ट्रस्ट एंड सर रतन टाटा ट्रस्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट ट्रस्ट है। इन दो ट्रस्ट के पास अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 50% स्टेक जो है वो है। बाकी रेस्ट ऑफ द बहुत सारे ट्रस्ट जो हैं वो टाटा ट्रस्ट के अंदर फॉल करते हैं। हमने सबने जाना सुना ही है हमेशा से कि जो टाटा ट्रस्ट है बेसिकली उन लोगों का मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो सोसाइटी में ग्रोथ, डेवलपमेंट, वेलफेयर, ये सारी एक्टिविटीज़ करना है। तो ये जो ट्रस्ट है डिफरेंट वेलफेयर एक्टिविटीज़ में इंडल्ज है, लाइक हॉस्पिटल्स, लाइक एजुकेशन, वेलफेयर के लिए इन्होंने बहुत सारे सेंटर्स ओपन कर रखे हैं। तो ये जो ट्रस्ट है ये सोशल वेलफेयर के काम करते हैं। अब ये जो बहुत सारी कंपनीज हैं, ये बहुत सारी कंपनीज ना बहुत सारा पैसा अर्न करती है और डिविडेंड के फॉर्मेट में टाटा सन्स को बहुत ह्यूज डिविडेंड रिसीव होता है। ये जो डिविडेंड रिसीव होता है टाटा सन्स को, इसका अप्रॉक्सीमेटली 66% किसको मिलेगा? ऑफ कोर्स टाटा ट्रस्ट को, क्योंकि 66% स्टेक इन्होंने होल्ड कर रखा है। तो ये जो ह्यूज डिविडेंड जो रिसीव करते हैं, ये ह्यूज डिविडेंड जो है टाटा ट्रस्ट जो है उनको पे करती है ताकि सोशल वेलफेयर की जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो इनके थ्रू सेटअप की जा सके। तो टाटा ट्रस्ट जो है बेसिकली ये मेन ऑब्जेक्टिव जो है टाटा ग्रुप कंपनीज का है। इनका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव जो है, जो भी हम सोसाइटी से पैसा अर्न कर रहे हैं वो पैसा सोसाइटी पे ही खर्च होना चाहिए। दिस इज व्हाट द मेन ऑब्जेक्टिव, मेन कंसर्न ऑफ द टाटा ग्रुप कंपनीज। तो आई गेस आप लोगों को फॉर्मेशन समझ में आ गया होगा कि टाटा कंपनीज किस तरह से काम कर रही है। तो सबसे पहले टाटा सन्स एक प्राइवेट कंपनी है और इट इज द प्रमोटर एंड होल्डिंग ऑफ वेरियस टाटा ग्रुप कंपनीज। और यहाँ पे ये जो कंपनीज है, जैसे सबसे पहले अगर हम TCS की बात करें तो TCS
एक बहुत बड़ी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, तो वहाँ से इनको बहुत अच्छा खासा डिविडेंड रिसीव होता है। तो वो जो प्रॉफिट उनको रिसीव हो रहा है डिविडेंड के फॉर्मेट में, वो टाटा सन्स जो प्राइवेट लिमिटेड है वो डाइल्यूट करती है टाटा ट्रस्ट में, और जो ट्रस्ट में ये डिविडेंड के फॉर्मेट में जो पैसा रिसीव हो रहा है, दैट इज बीइंग यूज्ड फॉर द सोशल वेलफेयर। दिस इज व्हाट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दीज टाटा ग्रुप कंपनीज। अब फॉर्मेशन हमें समझ में आ गया। अब देखते हैं कि इस कंपनी में क्या हुआ। जो हमारी टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड थी, जिसमें टाटा जो ट्रस्ट है जिनका मेजॉरिटी स्टेक था, अब जो मिस्टर रतन टाटा थे, जिनका नाम हम सब लोग जानते हैं, उन्होंने 75 ईयर्स की एज तक 75 ईयर्स की एज तक टाटा ग्रुप की चेयरमैनशिप एक्वायर की थी, पोजीशन होल्ड किया था। अब उसके बाद उन्होंने बोला कि नहीं, अब आई डोंट वांट टू कंटिन्यू एनी मोर, ऑफ कोर्स। तो टाटा सन्स में एक नया चेयरपर्सन अपॉइंट करने की जरूरत थी। अब जब नया चेयरपर्सन अपॉइंट होना था तो मिस्टर रतन टाटा ने खुद ने बहुत R&D किया, सर्च वर्च किया, और उसके बाद उनको मिस्टर साइरस मिस्त्री जो है वो सबसे बेस्ट कैंडिडेट नज़र आए, तो मिस्टर रतन टाटा ने इन्हीं का नाम रिकमेंड किया। तो साइरस मिस्त्री जो हैं, कौन थे ये? इनके पास अप्रॉक्सीमेटली 18% शेयर्स थे, 18% शेयर्स इन द टाटा सन्स। टाटा सन्स में जो एक और मेजर स्टेक था टाटा ट्रस्ट के अलावा, वो मिस्टर साइरस मिस्त्री और उनकी जो ग्रुप कंपनीज थी उनका था। तो साइरस मिस्त्री वॉज नॉमिनेटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ दिस रेस्पेक्टिव टाटा सन्स। अब ठीक है, सब कुछ एवरीथिंग वॉज सो गुड, एवरीथिंग वॉज गोइंग सो स्मूथ, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी। तो साइरस मिस्त्री जो है, ही वॉज बीइंग अपॉइंटेड एज 6th चेयरमैन ऑफ टाटा सन्स इन दिसंबर 2012 में इनको अपॉइंट किया गया था। दिसंबर 2012 में मिस्टर साइरस मिस्त्री वॉज बीइंग अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, अब क्या हुआ? सब कुछ ठीक ही था, एवरीथिंग वॉज गुड। रतन टाटा ने अपनी इच्छा से वॉलेंटरीली साइरस मिस्त्री का नाम रिकमेंड किया। ही वॉज बीइंग अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन ऑफ टाटा सन्स। ना एक दिन सडनली एक इवेंट अकर हो गया, एंड व्हाट हैपेंड, ही वॉज बीइंग रिमूव्ड फ्रॉम द चेयरमैनशिप ऑफ टाटा सन्स। और कब? 24 अक्टूबर 2016 को 24 अक्टूबर 2016 को साइरस मिस्त्री वॉज बीइंग रिमूव्ड फ्रॉम द चेयरमैनशिप ऑफ टाटा सन्स। सडनली व्हाट हैपेंड? 4 साल में ऐसा क्या हो गया कि रतन टाटा ने 2 साल के R&D के बाद जिस पर्सन को अपॉइंट किया, अचानक से उसको रिमूव कर दिया गया। और जब इनका रिमूवल हुआ, वहीं से एक्चुअल बैटल स्टार्ट हुआ। और ये जो बैटल है, ऑफ कोर्स सी बात है, लिटिगेशन में तो जाना ही था। तो इन दोनों के बीच में अब फाइनली लड़ाई स्टार्ट हुई। अच्छा, बहुत सारे लोगों के बीच में बहुत सारे व्यूज़ हैं, रूमर्स हैं कि दोनों के बीच में ऐसा क्या हुआ, क्यों लड़ाई हुई, क्यों अचानक से रिमूव कर दिया गया। उसके पीछे कुछ बहुत बड़े बड़े बैकग्राउंड्स जो हैं वो समझने में आते हैं। तो इनमें जो एक केस हुआ था, मैं आपको 1-2 रीजंस दे रही हूँ कि किन किन रीजंस की वजह से इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट हुआ था। तो उसमें एक पहला जो इम्पॉर्टेंट रीजन सामने आया था, दैट वाज द टाटा पावर। टाटा पावर जो था वो ऑलरेडी एक लॉस मेकिंग कंपनी थी। यहाँ पे बहुत सारे लॉसेस चल रहे थे और इवन बहुत सारे हैवी डेट्स थे। इस कंपनी के पास हैवी डेट्स थे, बहुत सारे आउटस्टैंडिंग डेट्स थे। ऐसे में साइरस मिस्त्री ने व्हाट ही डिड कि टाटा पावर जो है उसने एक्विजिशन किया किसका? वेलस्पिन रिन्यूएबल एनर्जी का। वेलस्पिन एनर्जी रिन्यूअल का एक्विजिशन किया। अरे भाई तुमने, ठीक है एक्विजिशन आप कर रहे हो, आपको प्लानिंग अच्छी लग रही है, उसकी प्राइसिंग तो सही से कराते, प्राइसिंग सही से नहीं कराई थी। इट वाज ओवरप्राइज्ड। तो टाटा पावर जो थी, टाटा पावर ने वेलस्पिन कंपनी का एक्विजिशन किया। अच्छा चलो भाई ठीक है, आप चेयरपर्सन हैं, आपको ठीक लग रही थी कंपनी, तो आपको एक काम करना चाहिए था भाई, जितनी भी टाटा ग्रुप की कंपनीज है उसकी प्रमोटर कंपनी कौन है? टाटा सन्स।
अब जब टाटा सन इज द प्रमोटर कंपनी, तो ये अब तक का प्रैक्टिस चलता आ रहा है कि जब भी टाटा ग्रुप की किसी भी कंपनी में बहुत बड़ा डिसीजन लेना है तो टाटा सन्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से तो बात की ही जाएगी। ऑफ कोर्स ही बात है, सारा काम यहाँ पे म्यूचुअल कंसेंट से किया जाता है, यहाँ पे आर्बिट्रेरली कोई काम नहीं किया जाता। तो बोर्ड से प्रॉपर कंसल्ट किया जाता है, अप्रूवल ली जाती है एंड देन उसके बाद ही आगे फर्दर प्रोसीड किया जाता है। बट साइरस मिस्त्री ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने टाटा सन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को इन्फॉर्म करना सही नहीं समझा। उनको इन्फॉर्म किए बिना इतना बड़ा डिसीजन ले लिया गया, जहां पे ऑलरेडी टाटा पावर लॉस मेकिंग कंपनी थी और ऐसे में आपने कंपनी का बर्डन और बढ़ा दिया। आपने ओवर प्राइस्ड वैल्यू पे कंपनी को एक्वायर किया, वेल्सपन को, और इवन आपने टाटा सन्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को भी अंधेरे में रखा, उनको बताया ही नहीं। ये बात रतन टाटा को अच्छी नहीं लगी। देन उनको लगा कि यार ये क्या हो रहा है, ये मतलब अभी तक जो थी सब ट्रांसपेरेंट हुआ करती थी, अभी चुपके चुपके ट्रांजेक्शन कैसे होने लग गए। ठीक है, कोई नहीं। अब फिर यहाँ पे एक और इवेंट अराइज हुआ और वो इवेंट था टाटा टेली सर्विसेज और डोकोमो का। टाटा टेली सर्विसेज और डोकोमो ये रतन टाटा के टाइम पे ही हुआ एक कॉन्ट्रैक्ट था, एक अग्रीमेंट था। इन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, एक अग्रीमेंट जॉइंट वेंचर हुआ था। जो ये जेवी हुआ था उस जेवी में कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड की गई थी और उसमें यह डिसाइड हुआ था कि अगर टाटा टेली सर्विसेज उस जेवी की कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर पाएगी, अगर फुलफिल नहीं कर पाएगी तो इन दैट केस उन्हें डोकोमो के जो शेयर्स हैं, वो जो प्राइस उन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइड किया था उस प्राइस पे या तो खुद को खरीदने पड़ेंगे या बायर्स ढूंढ के लाने पड़ेंगे। तो ऐसा उनके बीच में एक जेवी ऑलरेडी हुआ था। तो जो शेयर्स है या तो आप खुद परचेज करोगे या फिर आप उसके लिए बायर ढूंढ के लाओगे, और वो जो प्राइस था वो प्री डिटरमाइंड था, दैट वॉज प्री डिसाइडेड इन द जेवी। इसी कंडीशन के साथ डोकोमो और टाटा टेली सर्विसेज के बीच में जॉइंट वेंचर हुआ था। बट क्योंकि यहाँ पे टाटा टेली सर्विसेज अपने कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर पाई, तो डोकोमो ने बोला कि जैसा हमने प्री डिसाइड किया हुआ है उसके हिसाब से या तो आप खुद इन शेयर्स को खरीदिए या फिर आप बायर ढूंढ के लाइए। अब क्योंकि टाटा डोकोमो का जो जॉइंट वेंचर हुआ था वो इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया और सक्सेसफुल नहीं था, इसकी वजह से मार्केट में बायर्स अवेलेबल नहीं थे। तो अब यहाँ पे एट द एंड टाटा टेली सर्विसेज को ही ये पेमेंट करना पड़ता। अब साइरस मिस्त्री जो थे उनको ये बात ठीक नहीं लग रही थी कि हम क्यों खरीदे इतने हैवी प्राइस पे, जो रतन टाटा ने इस तरह की डील की हुई है वो ठीक नहीं है। अब रतन टाटा तो भैया एकदम जुबान के पक्के इंसान थे, उन्होंने बोला हमने जापानीज कंपनीज के साथ ये अग्रीमेंट किया हुआ है तो डेफिनेटली हमें अब पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन साइरस मिस्त्री वॉज नॉट अग्रीइंग ऑन द कंडीशन और इसीलिए मैटर डिस्प्यूट में चला गया। तो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में मैटर गया और एट द एंड जो टाटा टेली सर्विसेज है वो केस हार गई और उनको कॉम्पनसेशन जो देना पड़ा। देखो भाई, जब आपको ऑलरेडी जेवी हुआ है तो आप उसको मुकरोगे, बाद में इस तरह की चीज़ें करोगे तो उससे कोई सेंस नहीं है। तो रतन टाटा को इस बात से बहुत बुरा लगा क्योंकि इससे टाटा ग्रुप की इमेज इंटरनेशनल मार्केट में खराब हुई। क्योंकि जब आपने जेवी किया हुआ है, आप मान नहीं रहे उस बात को और आप डिस्प्यूट में जा रहे हो, आर्बिट्रेशन में जा रहे हो, तो जब जापानीज कंपनी डोकोमो के साथ आपका अग्रीमेंट है तो आपको कॉम्पनसेशन देना ही पड़ेगा। बट उन्होंने कॉम्पनसेशन में डिले किया, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन था जो साइरस मिस्त्री और रतन टाटा के बीच में डिस्प्यूट का कारण बना। तो अब बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हुए साइमल्टेनियसली जिसकी वजह से रतन टाटा को लगा कि साइरस मिस्त्री इज नॉट दैट पर्सन जिसके हैंड में ये टाटा ग्रुप कंपनी से कंट्रोल होना चाहिए। तो इसीलिए उन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग कॉल करके साइरस मिस्त्री की चेयरमैनशिप को रिमूव कर दिया। अब यहां से डिस्प्यूट स्टार्ट हुआ। नाउ क्या क्या कब कब इवेंट हुए वो हम टाइमलाइन बेसिस पे पढ़ेंगे कि कब कब कैसे, क्रोनोलॉजिकली हम सब कुछ पढ़ने वाले हैं कि कब कब क्या क्या इवेंट अराइज हुए। तो सबसे पहला जो इवेंट अराइज हुआ था 24 अक्टूबर 2016 को। तो हमें पता ही है कि इस दिन अभी हमने बात की थी कि मिस्टर साइरस मिस्त्री को रिप्लेस कर दिया गया था फ्रॉम द पोस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव चेयरमैन और उनको हटा दिया गया विद इमीडिएट इफेक्ट
और साथ ही में जो मिस्टर रतन टाटा थे उनको इंटरिम चेयरमैन अपॉइंट किया गया था। तो ही वॉज बीइंग अपॉइंटेड एज द इंटरिम चेयरमैन। तो अभी रतन टाटा जी एक्चुअल में चेयरमैन बनना तो नहीं चाहते थे, लेकिन और कोई ऑप्शन था नहीं उस वक्त, इमीडिएटली नया चेयरमैन कहाँ से ढूंढ के लाएंगे। तो उनको बोला कि भाई ठीक है, आप नया चेयरमैन ढूंढिए, जब तक नया चेयरमैन नहीं मिल जाता है तब तक मैं एज एन इंटरिम चेयरमैन पोजीशन को होल्ड करूंगा। तो इमीडिएट इफेक्ट से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने रतन टाटा और इन सब ने मिलकर के साइरस मिस्त्री का रिमूवल कर दिया और रतन टाटा को इंटरिम चेयरमैन की तरह अपॉइंट किया गया। तो भैया साइरस मिस्त्री कम थोड़ी ना था, 18% स्टेक होल्ड कर रखा है भैया टाटा सन्स में, और साथ ही में मिस्त्री जो ग्रुप है उसका बहुत अच्छा खासा स्टेक एंड कंट्रोल बहुत सारी अदरवाइज कंसर्न्स में भी हैं, तो वो छोड़ने वाले थोड़े ना थे यहाँ पे। तो 25 अक्टूबर 2016 को टाटा सन्स ने, अब देखो टाटा सन्स बहुत एक्टिव था, जैसे उनको पता था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने साइरस मिस्त्री को रिमूव किया है, वैसे ही साइरस मिस्त्री क्या करते, कोर्ट में जाते और कोर्ट में जाकर के उनके इस एक्शन के अगेंस्ट में स्टे लेके आते। क्योंकि आपको पता है चेयरमैन को रिमूव करने के लिए बोर्ड नहीं किसकी जरूरत पड़ेगी, मेंबर्स की कंसेंट की। आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर उसको रिमूव कर रहे हो, तो आप जब भी डायरेक्टर रिमूवल करोगे या कुछ भी ऐसा करते हो तो आपको जनरल मीटिंग में मेंबर्स की कंसेंट लेनी पड़ती है, लेकिन इन्होंने इमीडिएट इफेक्ट से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में ये कांड कर डाला। तो इसीलिए इन्होंने एक पैंतरा खेला। क्या पैंतरा खेला, देखो टाटा सन्स ने केविट फाइल की सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, एनसीएलटी में, सब जगह जाकर के केविट फाइल कर दी। क्या फाइल कर दी भाई कि देखो हमने है ना उसका रिमूवल किया है, हमने साइरस मिस्त्री का रिमूवल किया है, वो आपके पास केस फाइल करने आएगा। जब भी वो केस फाइल करने आएगा तो आप एक्स पार्टी डिसीजन मत देना, एक्स पार्टी ऑर्डर नहीं देना, आप हमें सुने बिना, हमें अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिए बिना प्लीज कोई डिसीजन मत लेना। तो ऐसा एक ऑर्डर टाटा ग्रुप के जो महानुभव थे उन्होंने कोर्ट में जाकर के एक केविट फाइल कर दी। तो कहाँ फाइल की थी, सुप्रीम कोर्ट में, बॉम्बे हाई कोर्ट में, एनसीएलटी में जाकर के केविट फाइल कर दी टू प्रिवेंट आउस्टेड टाटा सन्स चेयरमैन साइरस मिस्त्री फ्रॉम गेटिंग एन एक्स पार्टी ऑर्डर अगेंस्ट हिज sacking. They don't want any court to pass any ex party order without hearing their side of the story. तो जब तक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दोनों पार्टीज को नहीं दी जाएगी तो कोर्ट को बोला कि यार प्लीज आप स्टे या किसी भी तरह का कोई भी ऑर्डर इशू मत करना, आप प्लीज दोनों पार्टीज को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देंगे। ठीक है भाई, इनके फेवर में एक केविट आ गई है, एक ऑर्डर आ चुका है कि ठीक है, कोर्ट्स ने बोल दिया कि हाँ ठीक है भाई, हम दोनों पार्टीज को सुने बिना कोई एक्शन नहीं लेंगे। एंड देन दिसंबर 2016 में फाइनली अब बैटल स्टार्ट हुआ। दिसंबर 2016 में साइरस मिस्त्री जी जो है एनसीएलटी पहुंचे। ऑफ कोर्स एनसीएलटी का मामला था, कंपनीज एक्ट का मामला था, तो एनसीएलटी में पहुंचे और एनसीएलटी में जाकर के एक पेटिशन फाइल की कि भाई मुझे ऐसे गलत तरीके से रिमूवल कर दिया गया है, और साथ ही में ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट के केस भी फाइल किए। तो व्हाट ही सेड, 2 मिस्त्री फैमिली बैक्ड इन्वेस्टमेंट फर्म्स, Cyrus Investment Private Limited and Sterling Investment Corporate Private Limited, the minority group of shareholders or SP Group holding 18.37% of equity share capital, hereinafter referred to as petitioner, filed a suit इन एनसीएलटी मुंबई बेंच। तो एनसीएलटी मुंबई बेंच में उन्होंने क्या किया, एक पेटिशन फाइल किया, और कौन से सेक्शन के रेफरेंस में, सेक्शन 241 से 242 के रेफरेंस में इन्होंने पेटिशन फाइल किया। इन्होंने बोला कि जो टाटा सन्स है उसमें ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट हो रहा है, हम माइनॉरिटी हैं और हमारे साथ जो है मेजॉरिटी गलत बिहेवियर कर रही है, हमारे को जो रोल है, हमारा कंट्रोल जो है वो बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करने देती, हमारे राइट से डिप्राइव कर रही है, कंपनी के अगेंस्ट में काम कर रही है। इस तरह से उन्होंने एक पेटिशन फाइल किया। बोले ये कौन सा तरीका है, टाटा सन्स में सिर्फ मनमानी जो है रतन टाटा की चलती है, ये कौन सी बात होती है, हमारे तो कुछ सुनता ही नहीं है, मतलब इस तरह रोना धोना उन्होंने वहाँ पे मचाया और ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट की पेटिशन एनसीएलटी के पास फाइल की।
alleging prejudicial and operation acts of the majority shareholder. They also challenged Cyrus Mistri's removal. तो उन्होंने बोला साइरस मिस्त्री का रिमूवल वो भी सही नहीं है और साथ ही में कंपनी में ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट हो रहा है। अब टाटा सन्स जो है वो थोड़ी ना चुप रहेंगे, साइरस मिस्त्री पहुंच गए एनसीएलटी में तो टाटा सन्स भी तो कोई रिप्लाई करेगा ना। तो टाटा सन्स ने बोला भाई आप तो एंटाइटल्ड ही नहीं हो, आप तो एंटाइटल्ड ही नहीं हो यहाँ पे ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट के लिए एप्लीकेशन फाइल करने के लिए। तो व्हाट दे सेड, टाटा सन एलीग दैट Mistry family backed investment firm don't have the necessary qualification to file a suit against them। आपको याद होगा हमने पढ़ा था कि सेक्शन 241 क्या बोलता है कि सेक्शन 244 में जो लोग प्रेस्क्राइब्ड हैं वही लोग क्या कर सकते हैं, पेटिशन फाइल कर सकते हैं। हाँ वो अलग बात है कि अगर एनसीएलटी एग्जाम कर दें तो बात अलग है, अगर एनसीएलटी एग्जाम नहीं करता है तो मिनिमम रिक्वायरमेंट वो लोगों की होगी जो सेक्शन 244 में प्रेस्क्राइब किए गए थे। एंड 244 में जो लोग प्रेस्क्राइब किए गए थे उसमें नंबर ऑफ मेंबर्स की भी लिमिट थी और साथ ही में वहाँ पे पेड अप कैपिटल, दोनों में से जो भी आप एप्लीकेबल करना चाह रहे थे। तो पेड अप कैपिटल की अगर हम बात करते हैं तो वो 1/10 बोल लो या 10% बोल लो, 10% ऑफ द इशूड कैपिटल का 10% जिन लोगों ने होल्ड कर रखा है वो लोग यहाँ पे जो है एनसीएलटी के पास ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट की पेटिशन फाइल कर सकते हैं। अच्छा, साइरस मिस्त्री और उसके जो ग्रुप थे उन लोगों का कितना परसेंट स्टेक था कंपनी में, कोई बता सकता है मुझे? व्हाट वाज द स्टेक? 18, लेकिन वो इक्विटी का था। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट बात है, वो इक्विटी का था। मैंने उस वक्त हाईलाइट भी किया था, 18% इक्विटी का था, वो पेड अप कैपिटल का नहीं था। तो यहाँ पे जो टाटा सन्स है उन्होंने बोला भाई प्रोविजन तो ढंग से पढ़ लेते, तुम्हें पता नहीं है प्रोविजन क्या बोलता है कि 10% ऑफ टोटल कैपिटल का देखा जाता है, टोटल कैपिटल का, ना कि इक्विटी कैपिटल का। आप तो भाई इक्विटी कैपिटल का 18% लेके बैठे हो, हम टोटल कैपिटल की बात कर रहे हैं प्रोविजन के अंदर। तो जब हम प्रेफरेंस शेयर भी ऐड कर दें अगर, तो टोटल कैपिटल का जो आपका परसेंटेज कैलकुलेट किया जाएगा तो वो 2% अप्रॉक्सीमेटली होगा, 2%। इसका मतलब आप 10% की कंडीशन फुलफिल नहीं करते हैं। जब आप 10% सेक्शन 244 में एलिजिबल नहीं है तो इसका मतलब स्ट्रेट अवे आपका केस तो डिसमिस ही होना चाहिए। यू आर एब्सोल्युटली नॉट अलाउड टू फाइल दिस केस अंडर ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट अंडर सेक्शन 241, ऐसा बोला उन्होंने। तो फिर साइरस मिस्त्री ने बोला तो क्या हो गया, एनसीएलटी क्या कर सकता है, एग्जाम्शन ग्रांट कर सकता है। तो इसी पे टाटा सन्स ने बोला भैया तुमने एग्जाम्शन मांगा थोड़ी ना था, तुमने एग्जाम्शन तो मांगा ही नहीं, तुम तो स्ट्रेट अवे बोल रहे हो हम 18% शेयर होल्ड करते हैं, इस ग्राउंड पे ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट की एप्लीकेशन एक्सेप्ट की जाए। आपने एग्जाम्शन जब डिमांड ही नहीं किया तो एग्जाम्शन मिलेगा क्यों? बात सही है एकदम, टाटा सन्स ने एकदम सही बोला था। तो यहाँ पे जो एनसीएलटी मुंबई बेंच थी उन्होंने साइरस मिस्त्री के ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट की पेटिशन को रिजेक्ट कर दिया था ऑन द ग्राउंड कि भैया आपके पास तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं और तुम में एलिजिबिलिटी नहीं था तो तुम्हें रिक्वेस्ट करना चाहिए था, तो हम सोचते कि हमें तुम्हारी एप्लीकेशन एक्सेप्ट करनी है कि नहीं करनी है। तो लेट्स सी, Tata Sen alleged that Mistry family backed investment firm do not have the necessary qualification to file a suit against them, as the petitioners do not hold at least 10% of the issued share capital of Tata Sons or representing at least 1/10 of the total number of members as required in the Companies Act 2013. According to Tata Sons, though the petitioner hold 18.37% of what? Of equity share capital of the company, their holding fell to approximately 2.17% when both equity and preference shares were taken into account. और definitely जब हम share capital की बात करते हैं तो we do consider equity and preference both. तो एकदम सही point of view था भैया, provision का सही interpretation निकाला इन्होंने। तो यहाँ पे with regard to the power of tribunal to waive off such requirement if applied for by a petitioner, Tata Sons has contended that since the petitioners had not sought such a waiver during the filing of the petition, such a request should not be accommodated at a later stage. तो जब
पिटिशनर भाई साहब खुद ही नहीं बोल रहे कि हमें एग्जाम्शन चाहिए, तो फिर एनसीएलटी एग्जाम्शन क्यों देगा? और साथ ही में आप लेटर स्टेज पे ऐसा कोई अमेंडमेंट भी नहीं करोगे पिटिशन में। तो ये ग्राउंड टाटा सन्स ने एनसीएलटी में रिप्लाई में दिया। तो भाई ठीक है भाई, तो एनसीएलटी जो है वो इस पॉइंट को डेफिनेटली कंसिडर करेगी। मीनवाइल ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ केस इन एनसीएलटी इन्होंने क्या किया, 6 फरवरी 2017 को 6 फरवरी 2017 को क्या किया, ईजीएम कॉल की शेयर होल्डर्स की। ईजीएम क्यों कॉल की? साइरस मिस्त्री को एज अ डायरेक्टर रिमूव करने के लिए। एज अ डायरेक्टर रिमूव करने के लिए हमें पता है, हमने कंपनीज एक्ट का प्रोविजन पढ़ा है कि अगर किसी भी डायरेक्टर को रिमूव करना होता है तो जनरल मीटिंग कॉल करके हमें क्या पास करना होता है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है ना, ओआर पास करना पड़ता है ना, राइट। तो इन्होंने क्या किया कि भैया पहले चेयरमैन हटा दिया, चेयरमैन हटाने के बाद केस चल रहा है, मतलब कितना इंस्टेंट, पूरे के पूरे कॉन्सिक्वेंसेस पहले से सोच के बैठे थे कि साइरस मिस्त्री जाएगा एनसीएलटी वगैरह में, हो सकता है एक्स पार्टी डिसीजन आ जाए, स्टे आ जाए, तो इसीलिए उन्होंने पहले ही जाकर के केविड इशू करा दी। तो अब उसके बाद साइरस मिस्त्री जो है जब एनसीएलटी में गए, उन्होंने बोला ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट का केस है। अब देखो रिमूवल के बारे में तो आप एनसीएलटी में जा नहीं सकते हैं, ये तो बोर्ड का डिसीजन है कि उनको किसी को चेयरमैन बनाना है कि नहीं बनाना। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपने में से किसी को चेयरमैन बनाते हैं। उन्होंने डायरेक्टर भी रिमूव कर दिया और डायरेक्टर रिमूवल के लिए क्या करी, कंपनी की ईजीएम कॉल करी और ओआर पास करा दिया। अब साइरस मिस्त्री ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट का ही केस लगा सकते थे कि भैया हम माइनॉरिटी है, ये मेजॉरिटी है, मनमानी कर रहे हैं, तो वो केस में भी टाटा सन्स ने अच्छा खासा रिस्पॉन्ड दे दिया कि भैया तुम्हारे पास एडिक्वेट जो लिमिट है वो फुलफिल ही नहीं हो रही है और तुमने उसके एग्जाम्शन के लिए भी अप्लाई नहीं किया था। अब ईजीएम कॉल हो गई, ओआर पास हो गया है। तो विद इफेक्ट फ्रॉम 21 फरवरी 2017 मिस्टर एन चंद्रशेखरन टुक द चार्ज एज एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ टाटा सन्स। और भैया मतलब इतना फास्ट सब कुछ, एवरीथिंग वाज प्री डिसाइडेड। जैसे साइरस मिस्त्री को हटाया तो उसके बाद किसको अपॉइंट कर दिया, एन चंद्रशेखरन को एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जो है अपॉइंट कर दिया गया। तो इसका मतलब पोजीशन वेकेट भी नहीं है, पोजीशन फिल हो गई है, एज अ डायरेक्टर रिमूव हो गया, एज अ चेयरमैन रिमूव हो गया। एकदम फास्ट काम चल रहा है, फास्ट प्रोसेस चल रही है एकदम। देन ओके, अब एनसीएलटी का डिसीजन आया फाइनली। एनसीएलटी सेड इनिशियली dismissed the petition under section 241 242 being non-maintainable। एनसीएलटी मुंबई ने टाटा सन्स के फेवर में डिसीजन दिया, बोले कि यार ये साइरस मिस्त्री का जो केस है ये नॉन मेंटेनेबल है। क्या ग्राउंड दिया, no cause of action was established in any of the allegation raised by the petitioner. They did not meet the criteria of 10% ownership in a company for filing of the case of illegal operation of minority shareholders under Companies Act 2013 and also dismissed the petition for waiver। तो यहाँ पे जो NCLT है उन्होंने साइरस मिस्त्री के जो भी एप्लीकेशंस थी उनको रिजेक्ट कर दिया। बोले कि यार यहाँ पे प्राइमा फेसी कोई केस ही नहीं बन रहा ऑपरेशन का, आप क्यों हम आपको एग्जाम्पशन ग्रांट दें। मतलब NCLT मुंबई एकदम टाटा सन्स के फेवर में था। ठीक है भाई, तो क्या साइरस मिस्त्री अभी चुप रहेंगे? एनसीएलटी का डिसीजन आ गया तो एकदम शांति से बैठे रहेंगे या कुछ और करेंगे? यस, एनसीएलटी के पास जाएंगे ऑफ कोर्स। थोड़ी ना कि एनसीएलटी ने बोल दिया तो साइरस मिस्त्री एकदम चुप हो गया बैठ जाएंगे, बोला ठीक है यार आप तो हट गए। नो भैया वो भी बहुत पावरफुल इंसान है। तो अभी फाइनली उन्होंने एनसीएलटी में जाकर के अपील फाइल कर दी और बोला, क्या बोला कि भैया ठीक है हम मान लेते हैं कि हम 244 की जो रिक्वायरमेंट है उसमें फॉलो नहीं करते हैं, इट्स ओके, लेकिन एग्जाम्शन तो दे सकते हो ना, ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट तो है कंपनी में। तो पेटिशनर मूव द एनसीएलटी चैलेंजिंग एनसीएलटी ऑर्डर विच रिजेक्टेड देयर पिटिशन ओवर मेंटेनेबिलिटी। दे आल्सो चैलेंज रिजेक्शन ऑफ देयर वेवर प्ली। तो अब यहाँ पे एनसीएलटी के पास पहुंच गए। तो एनसीएलटी जो था ना स्टार्टिंग से साइरस मिस्त्री के फेवर में दिखाई दे रहा था। आप यहाँ पे देखोगे ना तो आप देखना एनसीएलटी हमेशा से ही टाटा सन्स के फेवर में था और एनसीएलटी हमेशा से ही साइरस मिस्त्री के फेवर में था। तो एलटी ने क्या बोला, एनसीएलटी चुपचाप से ना केस एक्सेप्ट करो, हम अलाउ कर रहे हैं, एग्जाम्शन ग्रांट कर रहे हैं, हम अलाउ कर रहे हैं, एग्जाम्शन ग्रांट कर रहे हैं। तो भाई साहब जब एनसीएलटी ने बोल दिया तब तो एनसीएलटी की कुछ चलेगी नहीं, तो उनको ऑब्वियसली केस एक्सेप्ट करना पड़ा। तो 21 सितंबर 2017 को
NCLT by its order allowed the plea by the petitioners seeking waiver in filing case of operation mismanagement against Tata Sons, taking into consideration the exceptional circumstances and directed Mumbai bench of NCLT to proceed in the matter. तो NCLT ने बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं, ये 10% की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर रहे, इट्स ओके, कोई बात नहीं, हम वेवर ग्रांट कर रहे हैं, हमारी मर्जी, हमें लग रहा है कि यहाँ पे ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट का केस बनता है, तो इसीलिए एनसीएलटी ने एनसीएलटी को क्या किया, ऑर्डर इशू कर दिया, बोले केस स्टार्ट करो, इनका एक्सेप्ट करो। भाई साहब एनसीएलटी ने बोल दिया तो एनसीएलटी के तो कुछ चलेगी नहीं, तो एनसीएलटी ने फाइनली यहाँ पे प्रोसीडिंग इनिशिएट किया। अब यहाँ पे जो पेटिशनर है और जो हमारे डिफेंडेंट हैं, दोनों ने अपने अपने सवाल जवाब किए। तो जो हमारे पेटिशनर भाई साहब साइरस मिस्त्री जी थे, उन्होंने कुछ एलिगेशन लगाए और उन एलिगेशंस का जो रिप्लाई है वो टाटा सन्स के लोगों ने किया। तो क्या क्या उन्होंने एलिगेशन लगा और क्या क्या रिप्लाई आया, तो लेट्स सी। देखो, सबसे पहला एलिगेशन जो साइरस मिस्त्री ने रतन टाटा पे लगाया कि भैया रतन टाटा ना हद मार के तो इंटरफेरेंस करते हैं और इनको ना अब वो वाली बात नहीं रही इनमें, अब ये मतलब वैसा नहीं रहा है जैसे पहले हुआ करते थे, तो ये अब मनमाने ढंग से कुछ भी काम कर रहे हैं ना, अब ये वो काम कर रहे हैं जो टाटा सन्स के फेवर में नहीं है, ऐसा उन्होंने एलिगेशन लगाया। और उसमें ग्राउंड क्या दिया उन्होंने, ओवर प्राइस्ड कोरस एक्विजिशन टाटा स्टील लिमिटेड परचेज कोरस ग्रुप PLC for a sum approximately in excess of $12 billion at a substantial premium, the value of which was more than 33% of its original offer price. तो यहाँ पे जो पहला एलिगेशन लगाया गया रतन टाटा और उनके लोगों पे कि भैया आपने कोरस जो है, कोरस ग्रुप को आपने एक्वायर किया और वहां पे एक्विजिशन करते वक्त आपने 33% एक्स्ट्रा पेमेंट किया। ये कोई बात होती है भला? क्या ये टाटा सन्स के फेवर में है डिसीजन? क्या इस तरह का ओवर प्राइस पैसा लुटा रहे हो? ये कोई बात होती है? और प्राइसिंग ढंग से कराते हैं और फिर उसके बाद आप पेमेंट करते हैं। आपने तो बिना सोचे समझे 33% ओवर प्राइस यहाँ पे पेमेंट किया। तो इसके रिप्लाई में जो टाटा सन्स है उन्होंने क्या बोला, भाई सुन, ध्यान से सुन मेरी बात, जिस कोरस की तू बात कर रहे हैं ना, उस कोरस को एक्वायर करने के बाद क्या हुआ, Tata Steel acquisition of Chorus Group is the largest overseas acquisition by Indian corporate, making Tata Steel the world's 6th largest steel producer. तो भैया ये डिसीजन ऑल्दो हमने चाहे अच्छा प्राइस पे कर दिया, बट उसके बाद के कॉन्सिक्वेंसेस देखो कि जैसे हमने एक्विजिशन किया ओवरसीज एक्विजिशन, तो उसके बाद टाटा स्टील वर्ल्ड की 6 नंबर की स्टील प्रोड्यूसर बन गई है। तो भाई ये फेवरेबल बात है। उस वक्त डील में अगर हमने ज़्यादा पैसा नहीं दिया होता तो हो सकता है कोई और बिडिंग कर देता और कोई और उसको एक्वायर करके ले जाता, तो हमने मौका ही नहीं छोड़ा। उस वक्त हमें पता था कि ये एक्विजिशन आउटस्टैंडिंग होएगा, उसके बाद हम एकदम छा जाएंगे, एकदम अल्टीमेट स्टील का प्रोडक्शन करेंगे, इसलिए हमने ओवर प्राइस किया था उस वक्त, जेन्युइन जस्टिफाइड ग्राउंड था। फिर उन्होंने बोला कि मिस्टर साइरस मिस्त्री जो है acted unwisely in acquiring Welspun Renewable Energy Limited by Tata Power Renewable Energy Limited, जो केस मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था, एक ग्राउंड जो था। फिर भैया जब आप किसी पे एलिगेशन लगा रहे हो तो आपको रिवर्ट बैक के लिए तो रेडी रहना पड़ेगा। तो आप टाटा सन्स ने रिप्लाई किया कि भैया आप ये बोल रहे हो कि टाटा सन्स ने कोरस ग्रुप को ओवर प्राइस एक्वायर किया था, तो आप कौन से कम थे भाई? आपने भी तो वेलस्पन रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड जो है उसको ओवर प्राइस एक्वायर किया था, वो भी तब कब, देखो, अ सब्सिडरी ऑफ टाटा पावर कंपनी to which purchase consideration for the transaction was estimated to approximately in excess of $1 billion because Tata Power was in already 40,000 crores debt. भैया टाटा पावर की तो पहले ही हालत खस्ता थी, 40,000 करोड़ का डेट उस पर आउटस्टैंडिंग था।
ऐसे में आपने ओवर प्राइस्ड वैल्यू पे वेल्सपन रिन्यूअल्स परचेस किया, तो ये आप वाइज डिसीजन बोलते हो। हमारे डिसीजन को, कोरस के एक्विजिशन को तो आप बोल रहे हो अनवाइजली इन्वेस्ट किया, जबकि वो एक्विजिशन करने के बाद टाटा स्टील दुनिया की बिगेस्ट स्टील प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में फॉल कर रही है, और आपने इतना घटिया डिसीजन लिया, वेल्सपन को आप एक्वायर कर रहे हो, और वो भी तब जब टाटा पावर ऑलरेडी लॉसेस में, ऑलरेडी उस पर डेट्स है। From the non-resolution of tariff issues of its Mundra projects. In addition to this, from Mr. Cyrus Mistry, without placing it before the directors of the company, agreed for such an execution. और यही नहीं, उन्होंने एंटर किया ट्रांजेक्शन, बट उन्होंने टाटा सन्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से पूछा क्यों नहीं, जबकि हमारा हमेशा का प्रैक्टिस है कि जब टाटा सन्स प्रमोटर कंपनी है, होल्डिंग कंपनी है, तो उसके डायरेक्टर्स से हमेशा से पूछा जाता है। तो साइरस मिस्त्री ने अचानक से चुपचाप कैसे ट्रांजैक्शन कर लिया? बोले ये जो है ना, ये अनवाइज डिसीजन है। जबकि आप किस पे एलिगेशन लगा रहे हो? रतन टाटा पे एलिगेशन लगा रहे हो, है ना? तो भाई मुंह तोड़ जवाब मिल गया पहले एलिगेशन का। दूसरा, सेकेंडली क्या बोला उन्होंने? कंटिन्यूएशन और डूम्ड बिजनेस ऑफ नैनो कार प्रोजेक्ट अंडरटेकन बाय टाटा मोटर्स अपॉन इंसिस्टेंस ऑफ मिस्टर रतन टाटा। अब देखो, रतन टाटा हमेशा से ही जो मिडिल क्लास लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, हमेशा से उनका हमेशा फोकस रहता है कि सोशल वेलफेयर में काम करें। तो इसी के चलते उन्होंने नैनो प्रोजेक्ट लगाया था। उनके इंटेंशन वॉज नॉट बैड, एब्सोल्युटली वॉज नॉट बैड। उनका इंटेंशन सिंपल ये था कि भैया मिडिल क्लास के पास भी अगर 4 व्हीलर होगा तो कितना कन्वीनियंट होगा उनके लिए, है ना? वो अलग बात है कि प्रोजेक्ट डूब गया, पर हम हमेशा तो ये नहीं बोल सकते कि हर प्रोजेक्ट अच्छा ही होगा। तो यहाँ पे नैनो के फेलियर को भी उन्होंने एक मुद्दा बनाया साइरस मिस्त्री ने, कि भाई रतन टाटा का दिमाग खराब हो गया है, नैनो जैसे प्रोजेक्ट लगाते हैं जिसमें हेवी लॉस होता है। तो इन्होंने क्या बोला? द लॉन्च ऑफ नैनो कार बाय टाटा मोटर इज अ रिवोल्यूशनरी एम्ड एट चेंजिंग लैंडस्केप ऑफ इंडियन पैसेंजर कार मार्केट। तो भैया अब लोगों में कार की हैबिट्स डेवलप करना, मार्केट सेल करना, तो अल्टीमेटली लोगों को जब कार की हैबिट पड़ेगी तो इनके और भी तो कार के प्रोडक्ट्स है ना, रेंज रोवर ये भी तो टाटा का प्रोडक्ट है, तो वहाँ पे सेल बढ़ जाएगी, उसमें क्या हो गया? तो यहाँ पे इन्होंने मेन ऑब्जेक्टिव जो था कि वो इंडियन पैसेंजर्स में कार की हैबिट्स को डेवलप करना, और जो मिडिल क्लास लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते महंगी कार, उनके लिए भी ये एक ऑप्शन प्रोवाइड करना था। फिर साथ ही उन्होंने बोला कि भैया जो कंपनी सबमिट्स दैट petitioner have cherry picked certain business decision predicting Mr. Ratan Tata has taken certain decision during his tenure which the petitioners considered imprudent and non-judicious which have illegally caused loss to the company। तो अब ये बोल रहे हैं कि यार आप क्या बात कर रहे हो कि मतलब आपने कुछ प्रोजेक्ट पिक कर लिए और उनमें बोल रहे हो कि आपने लॉस करा दिया, लेकिन जिन प्रोजेक्ट्स में हमने हैवी प्रॉफिट्स कराया उसके बारे में तो आपने जिक्र नहीं किया। हमने इतने प्रोजेक्ट किए, हजारों लाखों प्रोजेक्ट किए, एक जो गलत हो गया उसको पिन पॉइंट कर रहे हो। तुमने नैनो डुबा दिया, लॉस करा दिया। ये क्या बात हो रही है तुम्हारी? तुम ये भी तो देखो कि हमने कितने सारे प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट किए थे। When they say Chorus and Nano are instances of bad business deal, why they have not referred Tesla acquisition, immensely successful Jaguar Land Rover acquisition and phenomenal rise in the success of TCS? ये जो फायदे हो रहे वो तो नहीं बता रहे तुम कि रतन टाटा के रहते हुए TCS की वजह से हेवी प्रॉफिट्स हुए, रतन टाटा की वजह से यहाँ पे जो जैगुआर इन कंपनीज के एक्विजिशन वगैरह तो उनमें बहुत फायदा, वो तो यू आर नॉट पिन पॉइंटिंग, यू जस्ट पिन पॉइंटिंग दैट रेस्पेक्टिव केस जिसमें तुम्हें लगता है कि हमने अनवाइजली डिसीजन किया। तो गलत बात है, एकदम गलत बात है। तो इस पर भी उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया। देन उसके बाद नेक्स्ट एलिगेशन इन्होंने बताया, इन्होंने बोला कि यार देयर इज ह्यूज इंटरफेरेंस ऑफ मिस्टर रतन टाटा एंड मिस्टर N.A. सूनवाला इन एवरी डिसीजन ऑफ द कंपनी। मतलब हर काम में टांग अड़ाते हैं भैया। व्हेन यू आर नॉट इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, व्हेन यू आर नॉट चेयरमैन, व्हाई यू आर इंटरफेयरिंग? इसका भी जवाब दिया, इसका भी जवाब दिया। मतलब हर एक एलिगेशन जो साइरस मिस्त्री ने इम्पोज किया, each and every allegation was being properly replied by the Tata Sons. So what they said? In December 2012, the board of the company decided to redesignate Mr. Cyrus Mistry as executive chairman. हमें पता है कि दिसंबर 2012 में ही अपॉइंटमेंट हुआ था। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि दिसंबर 2012 में साइरस मिस्त्री वॉज बीइंग अपॉइंटेड। तो जिस मीटिंग में साइरस मिस्त्री का अपॉइंटमेंट हुआ था उसी मीटिंग में, इन द सेम बोर्ड मीटिंग, the board decided that Mr. Ratan Tata should, as a special and a permanent invitee to the board meetings, उसी बोर्ड मीटिंग में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिसाइड किया था कि रतन टाटा परमानेंट इन्वाइटी रहेंगे।
रहेंगे, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया था। कंटिन्यू टू रिसीव नोटिसेज एंड एजेंडा पेपर एंड मिनट्स ऑफ द बोर्ड मीटिंग so that Mr. Ratan Tata could attend at his choice any meeting which he would feel appropriate. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने खुद ने रेजोल्यूशन पास किया था, बट रतन टाटा ने बोला था कि भैया मैं नहीं चाहता आप कुछ भी काम करना। आप ऐसे में बोल रहे हो कि रतन टाटा इंटरफेयर करते हैं, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। रतन टाटा तो कभी इंटरफेयर नहीं करते। उन्होंने खुद ने वॉलंटरली बोर्ड के प्रपोजल को मना कर दिया था कि नहीं, मुझे तुम्हारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग्स में कोई लेना देना नहीं है। Whereas Mr. Ratan Tata clarified that he would no longer be on the board, he would always be available if directors needed his guidance. अगर डायरेक्टर्स बोलेंगे तो रतन टाटा आएंगे, अदरवाइज वो खुद से नहीं आने वाले हैं। तो इंटरफेरेंस वाली बात आई ही नहीं जब रतन टाटा ने खुद ने इतना अच्छा ऑफर ठुकरा दिया था। उनके लिए कौन सा ऑफर, 21 साल तक उन्होंने टाटा सन्स को सर्व किया है, 21 साल तक, एट द एज ऑफ 75, और आप ऐसी बातें कर रहे हो, उन पे इंटरफेरेंस कर रहे हो, कमाल हो गया। चलिए नेक्स्ट जो एलिगेशन पेटिशनर ने लगाया, एक्शन ऑफ मिस्टर रतन टाटा कॉन्स्टिट्यूट ब्रीच ऑफ सेबी रेगुलेशन ऑन प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइड ट्रेडिंग। बाप रे बाप, इनसाइड ट्रेडिंग का रेगुलेशन का भी ब्रीच इन्होंने लगा दिया। तो इन्होंने बोला यार तुम पागल हो गए क्या, एनसीएलटी के पास सेबी के मामले लेके जाते हैं क्या, फेमा के मामले जाते हैं क्या, दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा, ये मैटर यहाँ मेंटेनेबल नहीं है, अप्रोप्रिएट कोर्ट में जा करके बात करो। तो एलिगेशन ऑफ वायलेशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन एंड फेमा इज नॉट ट्रायलेबल बाय दिस बेंच। तो उनके इस एलिगेशन को तो स्ट्रेट अवे बोले कि यार वैसे तो ऐसा कोई केस है नहीं, बट स्टिल तुम मानते हो कि इनसाइडर ट्रेडिंग किया था तो सेबी के पास जाओ ना यार, या कहाँ एनसीएलटी के पास भटक रहे हो, तो गलत जगह गलत केस फाइल कर रहे हो। एंड जॉइंट वेंचर बिटवीन एयर एशिया लिमिटेड एंड टेल्स्ट्रा ट्रेड प्लेस प्राइवेट लिमिटेड एंटरिंग द एविएशन सेक्टर इंक्लूडिंग पॉसिबल फ्रॉडुलेंट हवाला ट्रांजेक्शन एज इंडिकेटेड इन द डेलॉयट फॉरेंसिक रिपोर्ट। अब ये बोल रही हूँ कि आपने जो एयर एशिया का एक्विजिशन वगैरह किया था, हवाला ट्रांजेक्शन का इन्वॉल्वमेंट था, मतलब वही फेमा के मामले थे। तो अगेन अगर हवाला ट्रांजेक्शन्स हैं तो फेमा के पास जाओ, है ना, यहाँ एनसीएलटी पे क्यों रो रहे हो। तो आपको सही अप्रोप्रिएट जगह पे जाके बात करनी चाहिए। The company re-entered into an aviation business through joint venture with two of the Asia's leading airlines carriers in low-cost segment and premium full-service business। भैया हमारा कोई हवाला वाला से लेना देना नहीं है, हम लोगों को प्रीमियम सर्विसेज देना चाहते हैं। एयर एशिया को एक्वायर करने में, एयर एशिया इटसेल्फ इज अ लीडिंग एयरलाइंस और उसको हम एक्वायर कर रहे हैं, तो उसमें क्या बुराई है भाई, इसमें आपको कहाँ से कुछ गलत नजर आ रहा है। तो साइरस मिस्त्री वॉज नॉट एट ऑल हैप्पी विद दिस एयर एशिया एक्विजिशन, तो इसलिए वो चाहते थे कि इनमें इनका डी इन्वेस्टमेंट हो जाए, तो इस तरह का उनका प्लानिंग था। तो इसने उन्होंने ये पॉइंट भी एलिगेशन में एड ऑन किया। तो इसमें उन्होंने बोला कि यार ये कौन सी बात है, तुम ड्रामेबाजी कर रहे हो हर चीज़ में, हमने ऐसा कुछ किया ही नहीं है, हम एविएशन में भी डील करना चाहते थे, इसलिए री एंटर किया और लोगों को लो कॉस्ट पे अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते थे। फिर उसके बाद नेक्स्ट एलिगेशन आया कि साइरस मिस्त्री को इलीगली आपने रिमूव किया है, लॉ का वायलेशन किया है, ये उन्होंने बोला। तो उन्होंने इसको डिनाई कर दिया। रिमूवल ऑफ साइरस मिस्त्री एज चेयरमैन ऑफ द कंपनी होली इलीगल, डिनाई किया इसको। अल्ट्रा वायरस एंड कॉन्स्टिट्यूट सप्रेशन ऑफ द पेटिशनर्स एंड इट इज अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। उन्होंने बोला भैया कंपनी के अगर इंटरेस्ट में अगेंस्ट में होगा तो सबसे पहला लॉस तो ट्रस्ट को होगा, मतलब रतन टाटा को होगा, क्योंकि कंपनी का 60% स्टेक तो ट्रस्ट के पास है। तो भैया अगर हम टाटा सन्स को नुकसान पहुंचाएंगे तो एट द एंड नुकसान किसको होगा, ट्रस्ट को होगा, और ट्रस्ट को होगा इसका मतलब टाटा फैमिली को होगा। तो आप ऐसे कैसी बातें कर रहे हो कि क्यों हम इंटरेस्ट के अगेंस्ट में काम करेंगे। हमने रिमूवल एकदम लॉ के हिसाब से किया है, हमने प्रॉपर ईजीएम कॉल करके आपको एज अ डायरेक्टर रिमूव करा था, हमने आपका रिमूवल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की प्रॉपर मीटिंग कॉल करके किया था। तो आप ऐसे कैसे बोल सकते हो कि हमने इलीगल किया। हमने कंपनीज एक्ट का पूरा कंप्लायंस करके ही ये सारा का सारा काम किया है। तो इस तरह से उन्होंने इसको रिस्पॉन्ड किया। अब ये सारे एलिगेशन हुए, एक बार वापस से स्टोरी सुनाती हूँ क्या हुआ। सबसे पहले साइरस मिस्त्री का रिमूवल हुआ। रिमूवल होने के बाद रिमूवल के नेक्स्ट डे ही टाटा सन्स ने क्या किया, कैविट लेके आ गए, कहाँ कहाँ गए, बॉम्बे हाईकोर्ट गए, एनसीएलटी गए, इन सब में जाकर के क्या बोला कि भैया एक्स पार्टी डिसीजन मत दे देना। ठीक है भाई। उसके बाद नेक्स्ट एक्शन साइरस मिस्त्री का था, उन्होंने एनसीएलटी में पिटीशन फाइल की। एनसीएलटी में उनकी पिटीशन हो गई रिजेक्ट ऑन द ग्राउंड कि ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो उनके पास नहीं था। ठीक है,
रिजेक्शन हो गया। तो कहाँ पहुंचे, एनसीएलटी के पास पहुंचे। एनसीएलटी ने बोला कि ठीक है हम आपको एग्जाम्पशन ग्रांट करते हैं उस लिमिट से, और एग्जाम्पशन ग्रांट करते हैं, और एनसीएलटी को इंस्ट्रक्शन दिया कि इनका मैटर वापस से आप स्टार्ट करिए। और फिर अब दोनों ने एक दूसरे के ऊपर बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप किए गए, दोनों ने एलिगेशन लगाए और सामने वाले ने उसके रिवर्ट बैक किए, एकदम धांसू धांसू रिवर्ट। अब 21 सितंबर 2017 को क्या हुआ, टाटा सन्स शेयर होल्डर approved conversion of Tata Sons from public limited to a private limited company। अब 2017 में what happened, Tata Sons was a public company earlier, तो उसको उन्होंने कन्वर्ट करके क्या बना दिया, प्राइवेट कंपनी बना दिया। उसके पीछे भी इनकी कोई प्लानिंग ही थी एक्चुअल में, अंदर की बातें तो वही जाने, बट हाँ प्राइमा फैसिली तो उसका रीज़न यही था कि अगर प्राइवेट कंपनी बन जाएगी तो क्लोजली हेल्ड कंपनी रहेगी, फिर शेयर के ट्रांसफरेबिलिटी और शेयर के इधर उधर जाने में कोई नाटक नहीं होगा, कोई अड़ंगा नहीं होगा, तो जो लोग हैं वही आपस में सलटाते रहेंगे मैटर को। तो जो भी इंटेंशन था उन्होंने पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट कर दिया। नवंबर 2017 में साइरस मिस्त्री ने वापस से एनसीएलटी में एक पेटिशन मूव की कि भैया आपने प्राइवेट कैसे कर दी कंपनी को, ऐसे कैसे कर दी। तो अरे प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करके अगर पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट किया जाता है तो मैं व्हाट्स बैड इन दैट। बट साइरस मिस्त्री ने इस बात का भी पेटिशन फाइल कर दिया कि आपने ऐसे कैसे पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट कर दिया। 9 जुलाई 2018 को एनसीएलटी मुंबई डिसमिस्ड प्ली ऑफ मिस्टर मिस्त्री। देखो एनसीएलटी ने वापस से टाटा सन्स के फेवर में डिसीजन दिया और उन्होंने बोला कि यार कोई ऑपरेशन नहीं है, कोई मिसमैनेजमेंट नहीं है, कोई मिसकंडक्ट नहीं है, और इवन पब्लिक को प्राइवेट में कन्वर्ट करना भी गलत नहीं था। तो सारे के सारे डिसीजन टाटा सन्स के फेवर में ही एनसीएलटी ने दिए। His removal as Tata Sons chairman and also allegation of rampant misconduct on the part of Mr. Ratan Tata and the company's board. NCLT said it found no merits in his allegation of mismanagement in the company. The two judges bench also cleared the deck for Tata Sons going private. तो उन्होंने उसको भी क्लियर कर दिया, बोले प्राइवेट में जा रही है कोई दिक्कत नहीं है, और इवन यहाँ पे कोई मिसमैनेजमेंट कोई ऑपरेशन कुछ भी नहीं है। उन्होंने टाटा सन्स के जो भी रिप्लाई थे उनसे अग्री करके ये डिसीजन दिया। तो मिस्टर साइरस मिस्त्री बोला अच्छा ये तो एनसीएलटी सुन रहा ही नहीं है हमारी बात। तो ये कहाँ पहुँचे, एनसीएलटी वापस पहुँचे और वहाँ पे अपील फाइल की। और एनसीएलटी ना शुरू से ही साइरस मिस्त्री के फेवर में था, उन्होंने अपील एक्सेप्ट की। द पेटिशनर्स अप्रोच द एनसीएलटी अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ एनसीएलटी ऑफ डिसमिसल ऑफ प्ली ऑफ मिस्टर मिस्त्री चैलेंजिंग हिज रिमूवल एज चेयरमैन ऑफ द कंपनी। The NCLT admitted petition filed by the petitioner and also admitted Mr. Cyrus Mistri's petition in his personal capacity and decided to hear along with the main petitions filed by the two investment firms. तो यहाँ पे NCLT ने साइरस मिस्त्री की जितनी भी केसेस थे उन सबको एक्सेप्ट किया। उन्होंने ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट का केस के अगेंस्ट में भी अपील एक्सेप्ट की, पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट किया उसके अगेंस्ट में भी जो है पेटिशन एक्सेप्ट की। तो इन सारे मैटर्स में एनसीएलटी ने साइरस मिस्त्री की पेटिशंस एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट किया। और फिर क्या बोला, अगस्त 2018 को टाटा सन्स गॉट नॉट फ्रॉम द आरओसी फॉर कन्वर्जन ऑफ पब्लिक टू प्राइवेट। मतलब यहाँ पे टाटा सन्स को अप्रूवल मिल गई, आरओसी ने बोला कि कोई परेशानी नहीं है, टाटा सन्स ने पब्लिक कंपनी को जो प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट किया है वो एकदम लॉ के कंप्लायंसेस में किया है, देयर इज नो वायलेशन एट ऑल। आरओसी ने भी ये बात बोली, फिर भी उसके बावजूद भी एनसीएलटी ने जो है क्या डिसीजन दिया, दिसंबर 2019 में एनसीएलटी गेव इट्स जजमेंट इन फेवर ऑफ मिस्त्री। जो मिस्त्री कैंप है उनके फेवर में डिसीजन दिया और क्या बोला, एनसीएलटी रीइंस्टेटेड मिस्टर मिस्त्री एज द एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ टाटा सन्स for his remaining term and declared that the appointment of Natarajan Chandrasekharan as executive chairman of Tata Sons was illegal but suspended its implementation for 4 weeks। 4 हफ्ते उन्होंने बोला 4 हफ्ते बाद आपको ये ऑर्डर इंप्लीमेंट करना है और 4 हफ्ते में साइरस मिस्त्री को रीइंस्टेट करना है, रीइंस्टेट वापस से अपॉइंट करना है, ऐसा बोला। In order to provide time for Tatas to appeal, the NCLT order had also set aside Tata's decision to convert itself into a private company। Even साइरस मिस्त्री को रीइंस्टेट भी किया और साथ ही में बोला कि भैया जो पब्लिक से प्राइवेट किया है वो भी गलत है, आपको वापस से पब्लिक कंपनी
ही कंटिन्यू करनी पड़ेगी। द एनसीएलटी इंक्वायर्ड द आरओसी टू एक्सप्लेन द रैशनल बिहाइंड allowing Tata Sons to convert into private company and also sought details of the process for the permission। और साथ ही में आरओसी को बोला बताओ तुमने किस ग्राउंड पे पब्लिक को प्राइवेट में कन्वर्ट किया। तो एनसीएलटी ने धड़ाधड़ टाटा सन्स के अगेंस्ट में ऑर्डर इशू किए। आई होप यहाँ तक की स्टोरी समझ में आ गई होगी। वापस से मैं रिपीट करती हूँ जल्दी से क्या क्या हुआ। नंबर 1, सबसे पहले जैसे ही साइरस मिस्त्री का रिमूवल हुआ तो कैवेट के लिए टाटा सन्स कोर्ट में गए ताकि एक्स पार्टी ना हो। फिर उसके बाद साइरस मिस्त्री ने एनसीएलटी मुंबई बेंच में जाकर के केस फाइल किया ऑफ ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट एंड रिमूवल, मुझे रॉन्गली रिमूव किया गया, इलीगल रिमूवल का। एनसीएलटी मुंबई बेंच ने बोला कि भाई तू ना 244 के अंदर एलिजिबल नहीं है, इससे तेरा केस डिसमिस हो गया उसका केस। फिर साइरस मिस्त्री ने बोला ऐसे कैसे, एनसीएलटी के पास पहुंच गया। एनसीएलटी के पास जाके बोला कि यार आप है ना 244 में एग्जाम्पशन दे रखी है ना कि अगर कोई एक्सेप्शनल केसेस हैं और जो भी होल्डर है उसके पास 10% से कम स्टेक है तब भी वो अप्लाई कर सकता है, तो क्यों नहीं आप मुझे एग्जाम्पशन ग्रांट कर रहे हो। तो एनसीएलटी ने बोला जाओ एग्जाम्पशन ग्रांट की और एनसीएलटी को ऑर्डर किया कि आप केस को स्टार्ट करिए। एनसीएलटी ने केस स्टार्ट किया, दोनों पार्टीज ने जो जो एलिगेशंस और रिस्पॉन्ड दिए उनको सुना। उसके बाद एनसीएलटी मुंबई ने बोला देयर इज नो वायलेशन ऑफ एनी लॉ इन रिमूवल साइरस मिस्त्री एंड इवन देयर इज नो केस ऑफ ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट इन द कंपनी। इवन कन्वर्जन ऑफ कंपनी फ्रॉम पब्लिक टू प्राइवेट वाज आल्सो इन कॉन्सोनेंस विद द प्रोविजंस ऑफ एक्ट। सब कुछ ठीक ठाक था। फिर साइरस मिस्त्री ने एनसीएलटी को अपील फाइल कर दी। एनसीएलटी ने बोला ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट है, ऐसे बोला। और फिर बोला रीइंस्टेट करो साइरस मिस्त्री को। 4 हफ्ते का टाइम दिया, 4 हफ्ते के अंदर अंदर वापस से साइरस मिस्त्री को एज अ चेयरमैन रीइंस्टेट करो। और इवन जो पब्लिक कंपनी को तुमने प्राइवेट में कन्वर्ट किया दैट वाज आल्सो रॉन्ग, वापस से तुम्हें पब्लिक कंपनी का स्टेटस लेना पड़ेगा। और आरओसी को इंस्ट्रक्ट किया, बोले तूने कैसे कर दिया, ये पब्लिक को प्राइवेट कैसे कन्वर्ट कर दिया, ग्राउंड दे हमें। मतलब एनसीएलटी तो भयानक रूप में था। तो अब आपको क्या लगता है टाटा सन्स ने क्या किया होगा? क्या बात है, बिल्कुल सही बात है। यस ऑफ कोर्स एट द एंड सुप्रीम कोर्ट ही जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जनवरी 2020 में टाटा सन्स ने सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल कर दी एनसीएलटी के डिसीजन के अगेंस्ट में। बोले यार तुमने साइरस मिस्त्री को रीइंस्टेट करा दिया, गजब है। उन्होंने डिमांड नहीं किया था फिर भी तुमने रीइंस्टेट कर दिया था। वो तो बोले ही नहीं थे कि मुझे रीइंस्टेट करो। साइरस मिस्त्री नेवर डिमांडेड फॉर रीइंस्टेटमेंट। ही ऑलवेज सेड कि कंपनी में ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट हो रहा है। ही ऑलवेज सेड कि देयर इज अ मेजॉरिटी जो माइनॉरिटी के साथ गलत कर रही है। ही सेड कि मेरा जो रिमूवल हुआ था वो लॉ के अगेंस्ट में हुआ था, ऐसे बोल रहे थे वो। तो उन्होंने कभी ये डिमांड नहीं किया कि मुझे वापस से रीइंस्टेट करो, ऐसा बोला ही नहीं उन्होंने। फिर एनसीएलटी ने रीइंस्टेटमेंट किया कैसे? मिस्टर साइरस मिस्त्री एज अ चेयरमैन एज दिस डिसीजन is a blow to corporate democracy and right of the board of director। भैया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का डिसीजन है कि वो किसको चेयरमैन बनाना चाहते हैं, नहीं बनाना चाहते हैं। ऐसे कैसे आपने डिसीजन दे दिया? इसके अगेंस्ट में कहाँ पहुँच गए? सुप्रीम कोर्ट में। कब? जनवरी 2020 में। दिसंबर 18 में डिसीजन आया और जनवरी 2020 में पहुँच गए कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट। तो साइरस मिस्त्री जी पोजीशन होल्ड करने वाले थे, उससे पहले कि पोजीशन होल्ड करते फिर से अड़ंगा लग गया और सुप्रीम कोर्ट में मैटर चला गया और सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया। और क्या क्या ग्राउंड उन्होंने बोले अपील में? रेस्टोरेशन ऑफ साइरस मिस्त्री अंडरमाइंस कॉर्पोरेट डेमोक्रेसी। ही वॉज रिप्लेस्ड आफ्टर अ मेजोरिटी इन द बोर्ड वोटेड अगेंस्ट हिम। भैया जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने बीआर पास करके उसको रिमूव किया है तो क्या आफत आ रही है आपको? फिर तो इसका मतलब हम तो अपनी कंपनी में अपने से खुद से डिसाइड नहीं कर सकते कि किसको चेयरमैन बनाना है किसको नहीं बनाना। व्हाट इज द सेंस ऑफ दिस बीआर? सेंस क्या है इसका? ये ग्राउंड दिया उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में। नंबर 2, मिस्त्री नेवर सॉट रीइंस्टेटमेंट आफ्टर हिज टेन्योर एंडेड। मिस्त्री ने कभी डिमांड किया ही नहीं था भाई कि मुझे रीइंस्टेट करो, आपने ऐसे कैसे उसको रीइंस्टेट करवा दिया? NCLT's conclusion are based on error that Tata Sons continues to be public company। क्यों कंटिन्यू करें हम पब्लिक कंपनी? हमने प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करके जो आपने कंपनीज एक्ट में प्रेस्क्राइब किया है वो प्रोसेस फॉलो करके हमने प्राइवेट कंपनी में कन्वर्जन किया। आप फिर से ये गलत बात बोल रहे हो। NCLT imposed an unsolicited consultative process by asking the Tatas to consult minority shareholders Shapoorji Pallonji Group before appointing the executive chairman। ये बेसिकली ये जो सापूरजी पॉलनजी ग्रुप है ये साइरस मिस्त्री का
पेरेंट ग्रुप है, ये उन्हीं से बिलोंग करते हैं। तो उन्होंने बोला कि भैया आपको जब भी कोई एग्जीक्यूटिव चेयरमैन अपॉइंट करना पड़ेगा तो इनसे पूछना पड़ेगा। ये कोई बात होती है, हम जब भी किसी भी पर्सन को अपॉइंट करते हैं तो वहां पे मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स के बिल से ही काम होता है, इनसे क्यों पूछेंगे हम। Restraint imposed by the NCLT on Mr. Ratan Tata and nominees of the Tata Trust from taking any decision in advance which requires majority decision of the board of director or in the general meeting. According to Tata Sons, such a direction was wholly nebulous and seeks to stifle the exercise of right of the shareholders and the board of directors, resulting in their disenfranchisement विच क्रिपल्स कॉर्पोरेट डेमोक्रेसी। मतलब क्लियर कट उन्होंने बोला, जब चेयरमैन का रिमूवल के लिए बीआर चाहिए, हमने बीआर पास किया है, उसको मना कर रहे हो। डायरेक्टर के रिमूवल के लिए जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स का अप्रूवल चाहिए, वो हमने किया, उसको मना कर रहे हो। तो यार आप तो कॉर्पोरेट डेमोक्रेसी में इन्फ्रिंज कर रहे हो, ऐसे कैसे आपने डिसीजन दे दिया भाई। तो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने इन सारे मामलों के अगेंस्ट में जाके केस फाइल किया। तो 10 जनवरी 2020 को सुप्रीम कोर्ट स्टेड, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया किस पे, एनसीएलटी के डिसीजन को। ऑर्डर रीइंस्टेटिंग मिस्टर साइरस मिस्त्री एज एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ टाटा सन्स एंड रेस्टोरिंग हिज डायरेक्टरशिप इन द होल्डिंग कंपनी with a preliminary observation that first impression of the order was not good and that the tribunal could not have given consequential relief that had not been sought in the first place। तो NCLT ऐसा कोई रिलीफ नहीं दे सकती थी जो डिमांड किया ही नहीं गया था। तो इस ग्राउंड पे सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया कि भाई आपका जो ऑर्डर है वो तो अभी नहीं एप्लीकेबल हो सकता, साइरस मिस्त्री को हम रीइंस्टेट नहीं करा सकते एज अ चेयरमैन, और जिन भी कंपनी से उन्हें एज अ डायरेक्टर रिमूव किया गया था उसमें वापस से रीइंस्टेटमेंट तो नहीं हो सकता जब तक कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन नहीं आ जाता। 24 जनवरी 2020 को सुप्रीम कोर्ट पुट स्टे ऑन एनसीएलटी ऑर्डर ऑफ डिसमिसिंग द आरओसी प्ली सीकिंग मॉडिफिकेशन, और साथ ही में जो आरओसी का जो केस था कन्वर्जन वाला, उस पे भी इन्होंने अभी प्ली पे स्टे लगा दिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल एनसीएलटी के दोनों मामले, जो साइरस मिस्त्री के कंसर्न में था और पब्लिक से प्राइवेट कंपनी कन्वर्जन का था, दोनों ही मामलों पे स्टे लगा दिया है और अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में ही चल रहा है। और जब फाइनली डिसीजन आएगा देन वी विल सी कि क्या होगा। तो अभी तक फिलहाल मामला डिस्प्यूटेड ही है। तो इतने सारे कांड होने के बावजूद अभी फिलहाल साइरस मिस्त्री जो हैं उनको चेयरमैनशिप नहीं मिली है और जो चेयरमैन अपॉइंट हुए थे वो अभी भी स्टिल कंटिन्यू कर रहे हैं। दिस वॉज द होल स्टोरी ऑफ साइरस मिस्त्री वर्सेस टाटा ग्रुप्स। तो आई होप आप लोगों को ये स्टोरी अच्छे से समझ में आई होगी और सब लोगों ने एंजॉय भी किया होगा इस स्टोरी को।